हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 38 है, जिसमें कि हम अपने जो डेटा टैब है उसका पार्ट 1 हमने अगले दिन किया था। आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में जो डेटा टैब है उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हम एमएस एक्सेल में आ गए। अब यहाँ पे हम अगले दिन हमने डेटा टैब का यहाँ पे गेट ट्रांसफॉर्म, फिर रिक्वायरीज एंड कनेक्शन, क्वायरीज एंड कनेक्शन, फिर शॉर्ट एंड फिल्टर तक देखा था। आज हम डेटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो डेटा टूल्स में पहला जो ऑप्शन है वो हमारा है टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम का जैसा नाम है वैसा ही काम है, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट से ये कॉलम में बदलता है, कॉलम मतलब टेबल में बदलता है। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम में बदलता है। अब इसे देखने के लिए हमें एक ऐसे डेटा की जरूरत है जो कि हमें कॉमा में लिखा हो या फिर किसी भी और किसी तरीके में लिखा हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ऐसा वाला, ऐसा डेटा हमारे पास कहीं पर लिखा हो। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको कट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, लेकिन ये एक तरह का टेक्स्ट है हमारा। ठीक है, ये अभी हमारा कोई कॉलम नहीं है, इसको अब हम कॉलम में बदलेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा डेटा है। ठीक है, जो हमने अभी लिया है। अब इसके बाद हमें टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ एट द रेट लगना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना आपको। सिंपली यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो नेक्स्ट के यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे फिर आपको चूज करना है कि आपका जो अभी जो डेटा है आपका वो किस तरह, किस फॉर्मेशन में है। सेमी कॉलम में है, कॉमा में है, स्पेस में है, किस में है, या फिर टैब में है। टैब में तो बिल्कुल नहीं है, टैब मतलब टेबल। यहाँ पे हम ये हमारा जो डेटा है वो हमारा कॉमा में है, तो टैब से यहाँ से अनटिक कर देंगे और कॉमा में रख देंगे। ठीक है, कॉमा में है ना। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब दोबारा आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप डायरेक्ट सीधा एडवांस फिनिश पे क्लिक कर दो, डायरेक्ट फिनिश पे क्लिक कर दो, तो हो गया आपका। देखो जो डेटा आपका कॉमा में था वो आप आपका टेबल में आ गया, मतलब कॉलम में। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है। अब अगला देखेंगे फ्लैश। फ्लैश को देखने के लिए हम एक नए जगह पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हम फ्लैश फिल को देखेंगे। फ्लैश फिल को देखने के लिए जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, ठीक है, फिर लिखता हूँ 2, फिर लिखता हूँ 3। मैंने तीनों को लिखा, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जो प्लस का आइकन आएगा ना, इसको मैं लेफ्ट क्लिक करके नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, तो देखो एग्जैक्ट इसके जो आगे के नंबर्स है ना वो हमारे आ जाएंगे। तो ये होता है पहला तरीका कि शॉर्टकट में हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ये है पहला तरीका। अब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैन, फिर यहाँ पे लिखता हूँ फेब। ठीक है, ऐसे करके लिखा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, तो देखो बाकी के जो मंथ्स है वो भी हमारे आ जाएंगे। तो ये होता है नॉर्मल नंबर्स या फिर किसी भी तरह के वर्ड्स में, या फिर कोई भी वीक्स हो, मंथ्स हो, उनमें उनमें काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम और एक अलग चीज करने वाले हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो नंबर्स है, ये नंबर्स मैंने उसी तरह से निकाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने का क्या तरीका होता है, स्क्वायर क्या होता है कि एक नंबर को 2 बार इंटू करना है। ठीक है, उससे स्क्वायर बनता है ना। और क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब एक नंबर को 3 बार हमें इंटू करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इजुकल टू देता हूँ, इजुकल टू ये इंटू, फिर दोबारा इसी को सिलेक्ट कर दूंगा। तो देखो 1 को मैंने इंटू करके 2 बार सिलेक्ट किया, फिर मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो इसका क्या आया, इसका आया 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे करेंगे, इसका इसका भी मैं लेता हूँ इजुकल टू, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2। ठीक है, एंटर दबाता हूँ। तो ऐसे करके इसके जो सारे है ना वो मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, तो देखो इससे जो सारे स्क्वायर्स है ना वो सारे स्क्वायर यहाँ पे आ जाएंगे। आपको आप खुद ही देख लो, समझ में आ जाएगा। 3 का डबल क्या होता है, 9 होता है। मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा सारे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे। आगे है इसको होने का तरीका। इसको होने का तरीका क्या है, इसको होने का तरीका ये है कि 1 इंटू 1 ऐसे हो रहा है ना हमारा, ऐसे हो रहा है कि नहीं। वहां पे हमने इजुकल टू दिया तो फॉर्मूला में शो हो गया, और यहाँ पे हमें शो करवाना है कि इसका फॉर्मेट ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला टाइप किया था, इजुकल टू देके मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, लेकिन यहाँ पर मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे बस नंबर के बीच में जो ये इंटू का मार्क है ना, ये लगाकर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो क्यूब है, ये जो स्क्वायर है, ये हमारा कैसे बना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं इसको ऐसे करके स्क्रॉल कर दूंगा, यहाँ तक मैं स्क्रॉल करता हूँ। तो देखो ये हमारा नहीं आएगा, ये हमारा कुछ अलग पैटर्न में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्क्रोलिंग काम नहीं करेगा। जो स्क्रोल हम करते थे ना यहाँ पे, इस पहले वाले में जैसे स्क्रोल किया, स्क्रोल करके बाकी के नंबर से लेके आ गया, फिर स्क्वायर वाले में मैंने स्क्रोल करके बाकी के नंबर से लेके आ गया, लेकिन इस वाले में अलग है। इस वाले में हम फ्लैश फिल का यूज करेंगे। ये देखो, इस वाले में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। देखो इस वाले, देखो इस वाले में हमने इस यहाँ से
कॉर्नर से प्लस करके सिलेक्ट नहीं किया, कॉर्नर से प्लस करके हमने स्क्रॉल नहीं किया। इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे देखो बीच में लाने के बाद ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, फिर आपको लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस का फिर ऐसे करके ले लेना है, यहाँ तक आपने सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको फ्लैश फिल में क्लिक कर देना है। तो देखो इसके बाकी के जो पैटर्न आ जाएंगे ना वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है फ्लैश फिल का मतलब। जब हम इसको कहीं पे प्लस का आइकन आता है ना कॉर्नर में, जब उसको लेके स्क्रॉल करते हैं ना तो उसके बाकी के पैटर्न्स आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर्मेट्स में, ये फ्लैश में जाता है, ये फॉर्मेट वाइज आता है, फॉर्मेट वाइज कि अगर पहले का 1:1 है तो दूसरे का 2:2 होगा, तीसरे का 3:3 होगा, ऐसा करके चूज करता है। नहीं तो अगर इसको आप स्क्रॉल करने जाओगे, ऐसे करके अगर स्क्रॉल करने जाओगे ना, ऐसे करके अगर स्क्रॉल करने जाओगे तो फिर ऐसे आ जाएगा, वो आपका सही नहीं होगा। इसलिए इसको देखने के लिए आपको बीच में से प्लस करके, प्लस जब आएगा तब इसको लेफ्ट क्लिक करके नीचे तक लाना है, लाने के बाद इसको स्प्लैश फिल कर देना है, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया फ्लैश फिल। अब अगला देखेंगे हम डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट देखने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत है, तो हम उस टेबल पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है। इस टेबल में हम जो हमारे जो डुप्लीकेट्स है ना उनको हम डिलीट करेंगे। अब रिमूव डुप्लीकेट्स का क्या मतलब है, रिमूव डुप्लीकेट्स हमें करना ही क्यों है। जैसे कि मान लो इस टेबल पे अगर हमने एक नाम अगर कई बार लिख लिया होगा या फिर कोई नाम हमने दोबारा लिख दिया होगा तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कब हो जाता है, मान लो आप डेली किसी के सैलरी लिख रहे हो, या सैलरी नहीं, सैलरी छोड़ो, किसी का आप ये लिख रहे हो कि कोई हर एक हमारे जो हमारे कंपनी में 50 एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, 50 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब 50 एम्प्लॉय कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो मान लो एक लड़का आया है, ठीक है, वो अभी आया है, आने के बाद वो आया, हमने हमने उसकी एंट्री अभी की, लेकिन कुछ देर बाद हमें ऐसा लगा कि वो दोबारा आया है। ठीक है, वो किसी कारण से बाहर कुछ खाने के लिए गया होगा, तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो दोबारा आया है, तो हमने दोबारा उसकी एंट्री कर दी। तो ये गलती से हमारे डबल एंट्री हो जाती है कभी कभी। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप गूगल से अगर कहीं पे भी डेटा अगर कॉपी करते हो ना, टेबल वगैरह कॉपी करते हो, तो गलती से एरर वाइज दो डुप्लीकेट आ जाते हैं, दो नाम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने गलती से कुछ कुछ नाम को ना हमने दो बार लिख रखा है। अब यहाँ पे उन मतलब कई बार लिख रखा है मैंने, तो उन नंबर्स नाम को अब हम उन डुप्लीकेट्स को हम अभी रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, कर लेने के बाद यहाँ पे जो रिमूव डुप्लीकेट वाला जो ऑप्शन है ना इसको मैं टिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें दिखाएगा कि आपको कहाँ से, किस वाले कॉलम से आपको डुप्लीकेट को रिमूव करना है। क्योंकि देखो मार्क्स में भी डुप्लीकेट हो ही सकता है, सब्जेक्ट में भी डुप्लीकेट हो सकता है, और क्लास में तो डुप्लीकेट है ही। ठीक है, तो नहीं, हमें इनमें से डुप्लीकेट हमें हटाना नहीं है। अरे एक ही क्लास के तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट तो बहुत सारे के हो सकते हैं, लेकिन एक ही नाम हर किसी का होगा अगर, वो तो डिफॉल्ट वाइज हो गया ना, तो उसको हम हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अनसिलेक्ट ऑल पे कर देंगे, पहले पहले अनसिलेक्ट कर देंगे सभी को, फिर यहाँ से मैं चूज करता हूँ नेम। ठीक है, जो नेम वालों में से जिनका डबल डबल नेम है उनको हमें हटा देना है, रिमूव डुप्लीकेट को हटा देना है। फिर मैं ओके पे क्लिक, तो यहाँ पे देखो जो जो डुप्लीकेट हमारे थे वो सारे यहाँ पे हट गए। इसलिए देखो नीचे वाले ये वाले कुछ रोज हमारे खाली हो गए, क्योंकि वो सारे डुप्लीकेट्स अभी हमारे यहाँ से टेबल से हट गए। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो रिमूव डुप्लीकेट भी आपने देख लिया। अब अगला आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को देखने के लिए हमें एक अलग जगह पे जाना पड़ेगा, हमें एक अलग शीट चाहिए, तो उस पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का क्या मतलब है, जैसे कि दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके मैं पहले से इनमें से ना इस डेटा वैलिडेशन को क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई लगा होगा तो बाई चांस। ठीक है, उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। अब मान लो यहाँ पे मैं इतने सारे मैंने नंबर लिख रखे हैं, इन सभी नंबर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इन सभी इन सभी इन सभी कॉलम्स को, इन सभी सेल्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट लगाऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने कहीं पर देखा है, बहुत जगह पे फॉर्म वॉर्म भरने की जगह पे क्या होता है, हम जब वहाँ पे फॉर्म भरते हैं ना, तो वहाँ पे जब हम अपना नंबर देते हैं, नंबर देने पर वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम गलती से 9 डिजिट या फिर 8 डिजिट लिख देते हैं ना, 8 नंबर या 9 नंबर तक लिखते हैं, तो 10वां नंबर ना लिखने की वजह से वो हमारा नंबर इनवैलिड दिखाता है कि ये नंबर आपका गलत है, ये नंबर आपका सही नहीं है। क्योंकि वो ऑब्वियसली वो नंबर तो गलत है ना, फिर इसलिए वो एक एक एरर सा शो करता है। तो वही एरर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ और नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने 5 नंबर लिखे, तो अभी देखो हमारा एरर शो नहीं करेगा। अब मैं इसको अगर डिलीट करता हूँ, अब मैं इस जगह को सिलेक्ट करता हूँ, इन पांचों सेल को मैंने सिलेक्ट किया। करने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पे देखो अलाउ, अलाउ के इस जगह पे अलाउ एनी पे ना करके इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ पे रखता हूँ। रखने के बाद टेक्स्ट लेंथ मतलब क्या, यहाँ पे हम नंबर लिखने वाले हैं ना, तो नंबर कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर हमारा कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर होना चाहिए हमारा 10। ठीक है, क्योंकि नंबर है ना, फोन नंबर है हमारा 10।
और मैक्सिमम नंबर भी 10 ही होगा। ऑब्वियसली बात है, मिनिमम 10 होगा तो मैक्सिमम भी तो 10 ही होगा ना, क्योंकि 10 से बड़े वाले नंबर तो नहीं लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 10 करता हूँ, तो मिनिमम भी 10 करेंगे और मैक्सिमम भी 10 करेंगे। 10 करने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 5 डिजिट लिखता हूँ, ठीक है, इतना मैंने लिखा, मैंने 6 लिखा, फिर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा एरर दिखाएगा कि यहाँ पे नहीं हो सकता, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस सेल में जो हमने नंबर दिखाया वो हमारे डेटा वैलिडेशन से मैच नहीं करता है। इस सेल में हमने जो डेटा लिखा है वो हमारा जो डेटा वैलिडेशन जो अभी हमने एक रूल बनाया ना, वो रूल के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा। ठीक है, रिट्राई में क्लिक कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा। जाने के बाद मैं यहाँ पे एक एरर का मैसेज देना चाहता हूँ, वो है इनवैलिड नंबर। ठीक है, इनवैलिड नंबर, ठीक है, इनवैलिड नंबर, ठीक है, दे दिया मैंने। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे अगर कुछ लिखेंगे, फिर हम एंटर दबाएंगे तो देखो यहाँ पे हमें शो करेगा इनवैलिड नंबर। ये नंबर हमारा इनवैलिड है, ये हमारा नंबर सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर दोबारा इसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैंने 10 डिजिट का नंबर लिख दिया। अब मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखो अभी हमारे कुछ मैसेज नहीं आएगा। मैं दोबारा कोई 10 डिजिट लिख देता हूँ। देखो अब ये हमारा 10 डिजिट नहीं लिखा है, इनवैलिड दिखा रहा है, इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी रूल वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे हमारा एज। एज में भी अब हम एक रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। जैसे कि मान लो आपकी एक कंपनी है, वहां पे आप जॉब के लिए लोगों को हायर कर रहे हो और आपकी लिमिट है, एज लिमिट है 18 से ज्यादा और 25 से कम। 18 से ज्यादा, 25 से कम। इससे 18 से जो छोटे वाले बच्चे हैं उनको भी नहीं लेंगे, जिनका एज छोटा है, मतलब 18 से अगर जिनकी एज कम है, और जिनकी एज 25 से ज्यादा है उनको भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा। जाने के बाद मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आता हूँ। आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डेसिमल। ठीक है, एज को हम डेसिमल में रखेंगे। ठीक है, एज दिखाने के लिए हम डेसिमल में रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे मिनिमम नंबर हमें देना है 18। ठीक है, और मैक्सिमम देना है हमें 25। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक एरर एलर्ट लगा देंगे कि एक एरर वाला एक ऑप्शन हमें शो करेगा, मतलब मैसेज शो करेगा। वो मैसेज होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे एज लिमिट लिमिट अप टू above 18 and below 25। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एज लिमिट अप टू वैलिड 19 एंड बिलो 25। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा। फिर मैं इस पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो हमने ये लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 18, ठीक है, ये वैलिड है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर 21 तो वैलिड है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर 15, अब देखो यहाँ पे लिखेगा एज लिमिट अप टू अबव 19 एंड बिलो 25। ठीक है, तो इसको हम रिट्राई पे क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ से हटाकर इस पे यहाँ पे कुछ और दे देंगे, जैसे कि 19 दे देंगे, तो ये हमारा वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके वैलिड होगा। अब यहाँ पे ये देखो, तो कुछ नाम लिख रखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, कभी कभी हम अब कहीं पर भी कोई भी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल या फिर कोई भी जो प्रोफेशनल होता है ना, वहां पे आप देखोगे कि नाम के आगे मिस्टर मिसेस लिखा होता है, लिखा होता है ना। यहाँ पे मैं इन नाम्स के आगे मिस्टर और मिसेस लगाने वाला हूँ। लेकिन मैं हर जगह पे मिस्टर एंड मिसेस लिखूंगा नहीं, खुद से नहीं लिखूंगा। मैंने यहाँ पे एक जगह पे मिस्टर एंड मिसेस मैंने लिख रखा है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हें पुट कर दूंगा। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा। जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, लिस्ट पे ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा लिस्ट होगा ना, क्योंकि हमारा लिस्ट है, मिस्टर एंड मिसेस हमारे लिस्ट में आता है ना। फिर यहाँ पे मैं सोर्स पे जाऊंगा। सोर्स पे जाने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स आ गया, फिल्टर टाइप बॉक्स। फिल्टर टाइप बॉक्स आ गया, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं करण है ना मिस्टर, फिर मैं नीचे वाले पे आऊंगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका, ये भी मिस्टर है। फिर यहाँ पे है प्रिया। ठीक है, प्रिया है ना, इसका मैं शॉर्ट मिसेस करूंगा। ठीक है, अब मैं नीचे वाले पे आता हूँ काजोल, ये हमारा लड़की है तो इसको मैं मिसेस कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं नीचे वाले पे आता हूँ, ये दीपक है, इसको मैं मिस्टर कर दूंगा। तो ऐसे अपने नाम के साइड में आप मिस्टर एंड मिसेस ऐसे वगैरह लगा सकते हो, या फिर आप चाहे तो मिस भी लगा सकते हो, जैसा आपको चाहिए। मिस्टर, मिसेस, मिस, और भी कई सारे शॉर्टकट्स हैं जो आप लगा, और भी कई सारे टाइटल्स हैं जो आप लगा सकते हो। ठीक है,
पहले उनको यहाँ पे लिख लेना है। लिख लेने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद उसको आपको लिस्ट पे रखना है, ठीक है। अलाउ वाले में उसको लिस्ट पे रखना है, फिर सोर्स में से इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कॉन्सोलिडेट। अब कॉन्सोलिडेट देखने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत है, तो उस पर चलते हैं। तो हमने तीनों महीने का हमने यहाँ पे डेटा ले लिया, जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने का हमने डेटा ले लिया, ठीक है। अब इन पे एक जरूरी चीज आपको क्या करना है, वो है आपको शॉर्ट। इन सभी को आपको शॉर्ट कर लेना है। शॉर्ट करने के लिए मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। नेम को छोड़ देना है, ठीक है, नहीं तो नेम भी आपका बीच में आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया। करने के बाद मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ A to Z। A to Z मैंने शॉर्ट कर लिया। अब मैं दूसरे वाले पे भी यही करूंगा, फेब्रुवरी वाले पे भी इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद मैं इसको भी शॉर्ट कर दूंगा A to Z, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट कर लिया। अब मार्च वाले में भी इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद शॉर्ट पे क्लिक कर दूंगा A to Z, ठीक है। ये भी हमारा शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे कॉन्सोलिडेट। यहाँ पे हम तीनों डेटा को एक साथ एक टेबल के अंदर लाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज है वो है आपका कि आपका जो सिलेक्ट करके रखोगे ना, इस सेल को सिलेक्ट करके रखोगे जहां पे आपका जो तीनों एडिशन चाहिए, तीनों को एक साथ ऐड करना है, तो उसके लिए आप एक अलग से शीट ले लो। एक अलग से शीट लो और उस शीट के अंदर आपको सिलेक्ट करके रखना है। उस शीट के अंदर आपको सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है, अपने सेल को। अब यहाँ पे आने के बाद आपको अपने यहाँ पे आप कॉन्सोलेट पे जाओगे, कॉन्सोलेट पे क्लिक कर दोगे। फिर आपको यहाँ पे रेफरेंस वाले पे अपने ब्लिंकिंग पॉइंट रखना है। रेफरेंस वाले पे रखने के बाद आपको जनवरी में जाना है और इसके पूरा डेटा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कर लिया। अब इसको ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे तो ऐड का ऑप्शन दिखेगा, ऐड कर लो। अब यहाँ पे दोबारा फेब्रुवरी पे जाओ। जाने के बाद ये फेब्रुवरी वाला पूरा आपका डेटा सिलेक्ट कर लो। करने के बाद इसको भी ऐड कर दो। फिर आप मार्च वाले पे जाओ। जाने के बाद इस डेटा को भी आपको पूरा सिलेक्ट कर लो। कर लेने के बाद इसको भी ऐड कर दो। तो तीनों आपने डेटा ऐड कर लिया, तीनों महीने का डेटा ऐड कर लिया आपने। फिर आपको टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम याद से इनको टिक कर लेना, ये बहुत जरूरी है। टॉप रो और लेफ्ट कॉलम आप टिक कर लेना। फिर आप ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आपका आ गया है। यहाँ पे देखो इसका जो टोटल है वो टोटल दिख गया, तीनों महीने का जो टोटल सेल्स है वो यहाँ पे आपको दिख गया है, ठीक है। और हर एक का यहाँ पे ऐसे करके आपको दिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है कि अगर आपका तीनों महीने का डेटा या फिर कई ज्यादा डेटा सेम टू सेम डेटा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि ये सेल्स है और ये परचेस है, ऐसा नहीं, सिर्फ सेल्स, ठीक है। अगर सेल मतलब किसी भी एक टॉपिक रिलेटेड अगर बहुत सारे डेटा आपके बने हुए हैं, बहुत सारे टेबल्स आपके बने हुए हैं अलग अलग शीट्स पे, और उन सभी का डेटा आपको ऐड करना है एक ही जगह पर, तो आप ये कर सकते हो कॉन्सोलेट से, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो ये हमारा कॉन्सोलेट था। अगला है डेटा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल में क्या है, यहाँ पे मैनेज डेटा मॉडल। डेटा मॉडल पे यहाँ पे हम पहले देखेंगे ये वाला रिलेशनशिप्स। यहाँ पे इस डेटा मॉडल के जो रिलेशनशिप्स है ना, इसको हम पहले देखेंगे। इसको देखने के लिए हमें कुछ टेबल्स की जरूरत है, तो वो टेबल मैंने बना रखा है, तो हम वहां पे चलते हैं। तो डेटा मॉडल को देखने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल हमने बना रखा है। यहाँ पे हमने दो टेबल बनाया है। एक है हमारा आईडी नंबर, सेल्समैन, सैलरी। यहाँ पे तीन है, लेकिन यहाँ पे देखो आईडी नंबर, सेल्समैन और यहाँ पे क्या है, सैलरी है। लेकिन हमने और एक टेबल बना रखा है, हमें इसके लिए दो टेबल चाहिए। यहाँ पे हमने लिख रखा है आईडी नंबर, क्लास और अटेंडेंस। आईडी नंबर लिखा है, क्लास लिखा है और अटेंडेंस लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक फर्क है, उस वाले में हमने सैलरी लिखा है, इस वाले में अटेंडेंस लिखा है। मान लो आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपके पास दो शीट है। एक शीट में आप उनके अटेंडेंस लिखते हो, उनका नाम, उनका आईडी नंबर, उनका अटेंडेंस लिखते हो, और एक शीट में उनका आईडी लिखते हो, उनका क्लास, उनका नाम लिखते हो, और उनका जो यहाँ पे क्लास नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे उनका अटेंडेंस देते हो, ठीक है। और एक में और एक शीट में आप उनकी सैलरी लिखते हो, ठीक है। अब मान लो अपने दो टेबल्स हैं। अब इन दोनों टेबल्स को आप एक जगह पे करके इनका एक रिलेशन बनाना चाहते हो, ठीक है। इनका रिलेशन आपको देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है। इसका पहला रूल है कि आपको इनको पहले रिलेशन में लाने के लिए आपको इनको पहले टेबल्स में बनाना पड़ेगा, टेबल्स में। अभी ये क्या है, अभी ये हमारा सिर्फ एक कंटेंट में है। मतलब नॉर्मली तो देखी जाए एक टेबल ही है, लेकिन ये अभी हमारा नॉर्मली कंटेंट में है। इसको हम अभी एक टेबल में बदलेंगे, ठीक है। टेबल में बदलने के लिए इंसर्ट टैब में जाना है। जाने का टेबल वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे इसको टिक करके रखना है, माई टेबल हैज हेडर्स, इस पर टिक करके रखना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस दूसरे वाले को भी आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस पे भी आपको सेम ही वही करना है, इंसर्ट पे जाना है।
जाने के बाद इसको भी आपको टेबल में कर देना है, ठीक है। तो हमने दोनों को टेबल में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा में जाएंगे। जाने के बाद आपको क्या करना है, इस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, पहले वाले को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पहले वाले टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, सैलरी वाले। करने के बाद मैं इंसर्ट टैब पे जाता हूँ। जाने के बाद मैं इसको पाइवट टेबल में बदल दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन हमें जानने के लिए हमें पाइवट टेबल में बदलना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको हम पाइवट टेबल में बदल लेंगे। तो पाइवट टेबल में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इसका हमें नाम दिया है टेबल नंबर 1। यहाँ पे देखो टेबल नंबर 1 आपको दिख रहा है, टेबल नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, ठीक है। हम डेटा मॉडल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें इसको एड दिस पे डेटा मॉडल पे कर देना है, ठीक है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अभी दूसरे वाला भी कर देना है, ठीक है। आपने तो पहला वाला तो कर दिया, अब दूसरे वाला भी तो करो। दूसरे वाले को भी आपको ऐसे करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आप इंसर्ट में जाओ। जाने के बाद पाइवट टेबल में क्लिक करो। करने के बाद ये देखो, ये हमारा टेबल 2 है, ये हमारा टेबल नंबर 2 है। फिर एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, ठीक है, इस पे रखना है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर दिया, ओके पे हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पाइवट वाला टेबल शीट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक्टिवेट में सिर्फ हमारा टेबल नंबर ये वाला है, ये वाला एक ही टेबल है हमारा, और एक टेबल तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उसको लाने के लिए देखो, यहाँ पे ऑल पे जाओ, ऑल पे देखो, आपको बाकी सारे टेबल्स आपको यहाँ पे शो करने लग जाएंगे, ठीक है। जो भी बाकी के टेबल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। तो आप यहाँ से, ये 2 वाला है ना, 2 वाला, ये देखो, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमें 2 का 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला, यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला पे हमारा है टेबल 2 1, ठीक है। टेबल 2 1 है, इसमें हमारा क्या है, आईडी नंबर है, सेल्समैन है और अटेंडेंस है, ठीक है। आईडी नंबर, सेल्समैन और अटेंडेंस। अब ऑल पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे आईडी नंबर, ठीक है। फिर क्लास, यहाँ पे हम ये वाला लेंगे, ये वाला टेबल 1 वाला लेंगे। टेबल 1 वाला है हमारा आईडी नंबर, सेल्समैन और सैलरी, ठीक है। वो पहला वाला हमारा क्या था, वो पहला वाला हमारा अटेंडेंस वाला था। तो ये वाला यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ वाला, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एरो रखना है। एरो रखने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, अपने माउस से राइट बटन को क्लिक करना है। करने के बाद शो इन एक्टिव टैब, शो इन एक्टिव टैब पे आपको क्लिक करना है। तो ये वाला आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा, एक्टिव वाले पे आपको ये वाला शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, यहाँ पे पहला वाला है हमारा आईडी नंबर, सेल्समैन, सैलरी, और दूसरा वाला है आईडी नंबर, सेल्समैन और अटेंडेंस, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 ले लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो चीजें सिलेक्ट करनी है जो आप दिखाना चाहते हो यहाँ पे। जैसे कि मैं आईडी नंबर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक टेबल का मैंने आईडी नंबर सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे सैलरी वाला दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे और एक दिखाना है, वो है हमारा, यहाँ पे हमारा अटेंडेंस दिखाना है, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। सेल्स में आईडी नंबर, सैलरी और अटेंडेंस, ठीक है। इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो आईडी नंबर तो दिख रहा है ना, नीचे देखो, नीचे आपका आईडी नंबर दिख रहा है। इस आईडी नंबर को यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे कर देना है, रो वाले पे कर देना है। अब इसको करने के बाद यहाँ पे देखो, आपका कुछ दिक्कत दिख रही है यहाँ पे। अटेंडेंस देखो सभी का सेम टू सेम है, सभी का अटेंडेंस सेम है। ये सेम इसलिए हुआ है क्योंकि ये अभी हमारे रिलेशंस में नहीं है, तो इसको पहले रिलेशंस में डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपको और एक चीज दिखने को मिलेगी, रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स में बी नीडेड। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप की जरूरत है, नहीं तो ये हमें ऐसा ही गलत दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑटो डिटेक्ट पे कर देंगे, ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो भी हम यहाँ से हम क्रिएट रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से दिखाता हूँ, डेटा टेबल में जाऊंगा, डेटा टैब में जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पे डेटा मॉडल पे क्लिक कर दूंगा। करने के बाद यहाँ पे रिलेशनशिप्स में क्लिक कर दूंगा। और फिर यहाँ पे मैं न्यू वाले पे क्लिक कर दूंगा। मैं न्यू तरह से बनाना चाहता हूँ, मैं इसको न्यू तरह से बनाना चाहता हूँ। न्यू तरह से बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल वाले पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और करने के बाद यहाँ पे मैं कौन सा वाला लेना चाहता हूँ, यहाँ पे कि मैं यहाँ पे हमारा पहला वाला हमारा कौन सा था, इसका यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला वाला हमारा क्या था, एक्टिवेट में देख लेते हैं पहले, क्योंकि वहां पे हमारे वहाँ पे बहुत सारे हैं ना। यहाँ पे हमारा टेबल 1 है, ठीक है, टेबल 1 है, टेबल 1 और टेबल 2.1, ठीक है। टेबल 1 और टेबल 2.1, ठीक है, हमने देख लिया टेबल 1 एंड टेबल 2.1। रिलेशनशिप में जाना है, न्यू पे जाना है। फिर यहाँ पे हमें लेना है दूसरा वाला। पहले हमें दूसरा वाला सिलेक्ट करना है। दूसरा वाला हमारा क्या है, दूसरा वाला है टेबल 2.1, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है आईडी नंबर। हमारा सेम क्या है, हमारा सेम है, हमारा आईडी नंबर सेम है, दोनों में ही, दोनों टेबल्स में हमारा आईडी नंबर सेम है। अब फिर दूसरे वाले पे जाना है।
और यहाँ पे जाने के बाद इसको टेबल 1 पे कर देना है। यहाँ पे आपको टेबल 1 करना है क्योंकि यहाँ पे 2 थे ना। देखो दूसरा वाला आपको पहले सिलेक्ट करना है, दूसरा वाला है ना आपको पहले सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लास्ट में आपको पहला वाला सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आपका आईडी नंबर शो होने लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे किया था ना। यहाँ पे अगर कोई और ले लोगे, जैसे कि मैं 2 वाला लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको शो नहीं करेगा। यहाँ पे आप ये 1 वाला लो। देखो सिंपल बात समझो, यहाँ पे हमारे 2 टेबल्स हैं, एक है टेबल नंबर 1, एक है टेबल नंबर 2.1, एक है टेबल नंबर 1, एक है टेबल नंबर 2.1। टेबल नंबर 1 हमारा पहला वाला है और टेबल नंबर 2.1 वाला हमारा दूसरा वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले वाला जो हमें सिलेक्ट करना है ना, वो हमारा 2.1 को सिलेक्ट करना है, मतलब दूसरा वाला हमेशा पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो सेम कॉलम्स है, जो सेम कॉलम हमारे दोनों टेबल्स में ही है, पहले उनको सिलेक्ट कर लेना है, वो है हमारा आईडी नंबर, ठीक है। और फिर दूसरे वाले में आकर रिलेटेड टेबल में आपको पहले वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कर लेने के बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आपका आईडी नंबर यहाँ पे शो होने लग जाएगा, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दोगे, ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। देखो आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे अटेंडेंस सही हो गया। आपको जो यहाँ पे अटेंडेंस था, जो आपको सबका अटेंडेंस सेम टू सेम आ रहा था, वो यहाँ पे देखो सेम आ गया, मतलब हर एक का अलग अलग आ गया। तो ठीक हो गया ना। तो ये ठीक कैसे हुआ, रिलेशन में लाने की वजह से ये जो हमारा जो प्रॉब्लम था, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कहाँ से, रिलेशंस में लाने के बाद, ठीक है। असली लाइफ में तो रिलेशंस में जाने के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले रिलेशंस में डालना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आगे बढ़ता है, आगे है हमारे यहाँ पे हमारा मैनेज डेटा मॉडल। रिलेशनशिप तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे आता है डेटा मैनेज डेटा मॉडल पे क्लिक कर देंगे, फिर हम एनेबल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ पे हमारा एक ऐसा करके जगह आ जाएगा। इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा है ना आपको, इसको आप और भी अच्छे से देख सकते हो, और कोई भी चेंजेस यहाँ पे करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसकी, तो कट कर देते हैं इसको। तो हमने डेटा मॉडल्स तक देख लिया, डेटा टूल्स के जो हमने सारे ऑप्शंस थे वो सारे हमने देख लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर भी बहुत सारे हैं, इनको देखने के लिए हम टॉपिक पे चलते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना रखा है। इस टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा है व्हाट इफ एनालिसिस में पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सिनेरियो मैनेजर। तो हम सिनेरियो मैनेजर क्या क्या मतलब है, सिनेरियो मैनेजर एक टेबल को बनाया गया है कि हम कंपेयर कर सके किसी और डेटा से, ठीक है। एक डेटा को किसी और डेटा से कंपेयर करने के लिए सिनेरियो मैनेजर को बनाया गया है। अब सिनेरियो मैनेजर देखने के लिए आपको, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल आपको बताना समझाना भी तो है ना। उसके लिए देखो, आप मान लो एक आपने कहीं पे घूमने जाने का प्लान किया है, आपके टीम ने, आपके ग्रुप ने कहीं पे घूमने जाने का प्लान किया है, वो है शिमला टूर पैकेज। शिमला जाने का आप लोगों ने एक एक प्लान किया कि शिमला जाएंगे। तो शिमला जाने का बजट कितना होगा देख लेते हैं। तो क्या है कि होटल का खर्चा होगा हमारा 2000 का, फूड में खर्चा होगा 2000 का, टूर में मतलब वहां पे जो जाएंगे वहां पे जो घूमना फिरना होगा वो होगा 4000 का, और ट्रैवलिंग का होगा 2000 का। तो टोटल मिला के जो हमारा मैक्सिमम बजट है वो हमारा 10,000 का बजट है, ठीक है, 10,000 का बजट है। अब यहाँ पे आपने शिमला का एक टूर पैकेज आपने बना रखा है। अब मान लो आप एक टूर एजेंट के पास जाते हो, तो जब हम उस एजेंट के पास जाते हैं तो वो हमें एक अलग बजट दिखाता है। उसे देखने के लिए मान लो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से होटल से लेकर जो 10,000 है ना, यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऊपर वाला नहीं, सिर्फ होटल से लेकर यहाँ तक 10,000 तक सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जाना है, फिर आपको सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐड वाले पे क्लिक करना है। ऐड वाले पे आपने क्लिक किया, फिर यहाँ पे एक नाम लिख दो। यहाँ पे आप लिख दो यहाँ पे लिख दो शिमला टूर पैकेज, शिमला टूर पैकेज, ठीक है। शिमला टूर पैकेज आपने लिख दिया, ठीक है। और इसका सेल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, यहाँ से चेंजिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल सिलेक्ट कर लो। आपने इसको सिलेक्ट किया है, फिर यहाँ पे इसको ऐड पे क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम दे दो, नाम इसका लगा दो शिमला टूर पैकेज, शिमला टूर पैकेज, ठीक है। फिर आप ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको सब कुछ डेटा दिख जाएगा कि होटल में कितना खर्चा हो रहा है, फूड में कितना खर्चा हो रहा है, फिर टूर का फिर यहाँ पे बाकी सारे खर्चे आपको दिख जाएंगे, और टोटल बजट आपका 10,000 का, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल ही कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपने ओके पे क्लिक किया था, क्लिक कर दिया, तो यहाँ आपका शिमला टूर पैकेज का आपका एक बन गया, जो आपने बनाया था, जो आपने एक प्लान किया था, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम और एक बनाने वाले हैं, जो कि हमें हमारा एजेंट बताएगा। तो यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे गोवा टूर पैकेज, गोवा टूर
पैकेज, गोवा टूर पैकेज किया हमने। करने के बाद यहाँ पे चेंजिंग सेल पे इसको कट कर देना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कर लिया आपने। कर लेने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे कमेंट में डेट वगैरह चेंज कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ओके पे क्लिक कर दो। करने के बाद यहाँ पे जो बाकी सारे आपको दोबारा वही पहले वाले की तरह आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको होटल वालों में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्राइस में थोड़ा हेर फेर करना है, जिससे कि आपका जो टूर पैकेज होगा वो आपका 9,000 का बन जाए। आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देखो, मैं इसका होटल का हमारा 1,000 रुपए के अंदर आ जाएगा, नहीं होटल का मान लो, यहाँ पे होटल का मान लो यहाँ पे 1,500 के अंदर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो घूमने वाला है, जो टूर वाला है ना, इसको मैं नीचे आता हूँ, जो टूर वाला है, टूर वाले को मैं 3,500 कर देता हूँ, 3,500, ठीक है। कर दिया मैंने। अब इसका हमारा टोटल क्या होगा, हमारा हमने दो जगह से 500 500 करके काट दिया तो हमारा 9,000 का बन गया। तो यहाँ पे हमारा बजट बन गया 9,000 का, ठीक है। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे दो बन गया, एक है शिमला टूर पैकेज और एक है गोवा टूर पैकेज। अब इन दोनों को आसपास रख के हमें कंपेयर भी तो करना है, ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना भी तो पड़ेगा अपने पेरेंट्स को, ठीक है, या फिर जो हमारे दोस्तों का ग्रुप है जिनके बीच में हमने डील किया है कि हमारा इतने का पैकेज है और हम यहाँ पे घूमने जाने वाले हैं तो गोवा में, तो वहां पे हमें हर एक चीज का ये खर्चा पड़ेगा। अगर मान लो कभी कभी कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि आप बोल दोगे तो मानेंगे नहीं, उनको दिखाना पड़ता है, या फिर घर वालों को बोल देंगे तो मानेंगे नहीं, तो उन्हें भी दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें एक अलग से हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। उस चार्ट में हम दोनों को हमें कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे इतना खर्चा है और यहाँ पे इतना खर्चा है। और चाहे तो आप यहाँ पे और भी कुछ कुछ पैकेजेस बना सकते हो, जो आपको कोई देखो, अब अगर आपका कोई एजेंट होगा वो आपको सिर्फ गोवा का बता रहा है, कई और जगह जगह का भी बता सकता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमें डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको दोनों दो आपके हो गए, दो आपके ऐड हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो समरी वाला ऑप्शन है ना, समरी वाले पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो रिजल्ट देखना है वो है आपका बजट। आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका है बजट। बजट है आपका सबसे जरूरी चीज, तो उसको ही हमें नजरिए पे रखना है। जैसे कि हमें रिजल्ट सेल्स पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये जो टोटल वाला मैक्सिमम बजट है ना, इसको हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस जगह को हमें सिलेक्ट करना है, फिर हमें ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अलग से हमारा एक शीट बन के आ जाएगा और यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है देखो, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, शिमला टूर पैकेज, शिमला टूर पैकेज, होटल का 2,000, फूड का 2,000, टूर का 4,000, ट्रैवलिंग का 2,000। और जो गोवा टूर पैकेज जो हमारे एजेंट ने बताया है उसका हमारा होटल का 1,500 का खर्चा पड़ेगा, फूड का 2,000 का, टूर का 3,500, ट्रैवलिंग का 2,000, टोटल हमारा 9,000 का बजट, ठीक है। और करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू है हमारी, मतलब करंट वैल्यू क्या है हमारा, करंट की औकात क्या है हमारी, मतलब अभी हमने क्या हमने सेट क्या किया था, हमने पहला सेट क्या किया था, वो हमने ये वाला सेट किया था ना, तो ये इसलिए ये वाला हमारा पहले दिख रहा है और ये बाकी वाले हमारे जो शिमला टूर पैकेज और गोवा टूर पैकेज हमारे दोनों बाद में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप कई सारे और भी जो टूर्स होते हैं या फिर और भी कई सारी चीजें, जैसे कि मान लो आपका कोचिन है, आपकी कोचिन में आपको कुछ सामान लेना है, तो टोटल बजट आपने मान के रखा है कि हमारा चेयर इतना लेना है तो उसका खर्चा कितना पड़ेगा, टेबल इतना लेना है तो टेबल का खर्चा कितना पड़ेगा, बोर्ड इतने लेना है, ब्लैक बोर्ड इतना लेना है तो उसका खर्चा कितना पड़ेगा। तो आपने एक टोटल बजट बना रखा है। लेकिन फिर जब आप दुकान पे जाते हो, वहां पे जब आप सारे सामान खरीदते हो ना, तो उनका बजट कुछ अलग ही निकलता है, उनका बजट शायद आपके बजट से ज्यादा निकल जाता है। तो उन सभी का आपको यहाँ पे प्राइस लिख लेना है, तो वहां पे एक कंपैरिजन करके आ जाएगा। फिर आप उसको अपने घर वालों को दिखा सकते हो कि देखो पापा, मैंने इतने का बजट सोचा था लेकिन कुछ ज्यादा हो गया, तो आप थोड़ी पैसे दे सकते हो। तो ऐसे करके हम अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं और किसी को अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके हो सकता है। अब यहाँ पे हम व्हाट इफ एनालिसिस में हमने सिनेरियो मैनेजर देख लिया। अब अगला वाला हम देखेंगे गोल सिंक। गोल सिंक को देखने के लिए हम एक और टॉपिक शीट पे चलते हैं। अब अगला वाला हम देखने वाले हैं गोल सिंक, ठीक है। गोल सिंक देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है। इस डेटा में देखो क्या है, यहाँ पे है प्रेजेंट वैल्यू, डाउन वैल्यू, नेट पीरियड जो कि मंथ में है, और इंटरेस्ट है और ईएमआई है, ठीक है। यहाँ पे हमने इन 5 चीजों को लिख रखा है। अब प्रेजेंट वैल्यू में हमारा 1 लाख है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो आप एक दुकान पे जाते हो, जाने के बाद आपने वहां से एक लैपटॉप लिया, ठीक है। उस लैपटॉप का प्राइस है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का लैपटॉप है। अब आप वहां पे कहते हो कि मैं अभी 1 लाख अभी एक साथ नहीं दे सकता, तो उसको मैं ईएमआई बनाऊंगा। ईएमआई बना लोगे उसका, तो उसका ईएमआई देने से पहले उसका एक डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो देखो डाउन वैल्यू हमारा क्या है, 10,000। तो 10,000 का हमने एक डाउन वैल्यू दिया है, 10,000 का डाउन वैल्यू दिया है। और वहां पे हम ईएमआई कितने महीने का बना रहे हैं, 12 महीने का। तो नेट पीरियड यहाँ पे हमारा 12 महीने का है, मतलब 12 महीने का हमारा ईएमआई बनेगा। और इंटरेस्ट कितना है लगाया उन्होंने, 3% का इंटरेस्ट लगाया है, ठीक है। हर महीने 3%, टोटल हमारा इंटरेस्ट 3% का लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ईएमआई का अमाउंट निकला है इतना, 7,600
3 रुपए, ठीक, 7,603 रुपए। ये है हमारा ईएमआई जो हमें हर 12 महीने देना है। 12 महीने हमें देते रहना है, ठीक है। हर एक महीने में 7,603 रुपए देना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत पता है क्या है? मान लो आपकी सैलरी 7,000 है, आपकी सैलरी 7,000 है, तो आप 7,600 रुपए कहाँ से दोगे? आपकी सैलरी 7,000 है, ठीक है। तो वहां पे एक चीज आती है, वहां पे आप कर सकते हो कि देखो, अगर आपको बोलते हो कि मेरी 7,000 की सैलरी है, उसमें से मैं 5,000 रुपए ही एक महीने का ईएमआई दे सकता हूँ। हर एक महीने में 5,000 रुपए का ईएमआई दे सकता हूँ, और बाकी का ईएमआई मैं नहीं दे सकता। तो मेरा ईएमआई जो होगा ना हर एक महीने का, वो मेरा 5,000 रखो, ठीक है। ऐसा आपने बोला, तो यहाँ पे एक फर्क तो पड़ेगा। अब आप जिस दुकान में जा रहे हो, वो आपको ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई चल ठीक है, तेरी औकात 5,000 तक की देने की है, तो 5,000 तक का ही दे दियो, और बाकी का मत दियो, वो मैं एडजस्ट कर लूंगा, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो वहां पे एक चीज होता है, जब आप ईएमआई का जो अमाउंट है, वो जब आप 7,000 से 5,000 करने की कोशिश करोगे कि हर महीने 5,000 देना है, तो उसमें क्या आएगा? उसमें आपके जो कहीं पे उसका एक क्या बोलूं, साइड इफेक्ट्स, जो साइड इफेक्ट्स बोलते हैं, वो तो कहीं ना कहीं पे तो दिखेगा ना आपका। तो वो दिखाएगा आपका डाउन वैल्यू में, वो साइड इफेक्ट दिखेगा आपका डाउन वैल्यू में। तो यहाँ पे जब आप ईएमआई पे हर महीने 5,000 रुपए करना चाहोगे, तो आपका जो डाउन वैल्यू है ना, वो आपका बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, वो हम करेंगे गोल 6 से। इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल एनालिसिस में जाते हैं, फिर हम गोल 6 पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद आपको ऐसा करके आपको एक खुल के आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट सेल। सेट सेल आपको वो वाला सेल सिलेक्ट करना है जिसका आप जो अमाउंट है वो आप कम करना चाहते हो, जिसका प्राइस आप कम करना चाहते हो, उस वाले सेल को सिलेक्ट करना है। तो वो वाला हमारा क्या है, ये वाला है, ईएमआई वाला। ये वाला हम सिलेक्ट करना, सेल को कम करना चाहते हैं, इसका प्राइस हम कम करना चाहते हैं, तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करके रखता हूँ। सिलेक्ट करके रखा। अब टू वैल्यू, अब टू वैल्यू में आपको वो वाला अमाउंट रखना है जो कि आप रखना चाहते हो। जैसे कि मैं 5,000 देना चाहता हूँ, मैं 5,000 देना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं चेंजिंग बाय सेल पे, और चेंज इसका इसका जो साइड इफेक्ट होगा, इसके जो चेंजेस होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो होगा हमारा डाउन वैल्यू पे। उसका असर हमें कहाँ पे दिखेगा, डाउन वैल्यू पे दिखेगा। तो मैं डाउन वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखो यहाँ पे फर्क दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर ओके पे कर दोगे तभी ये आपका डन होगा, नहीं तो अभी आपका डन नहीं होगा। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो डन हो गया। हमारा हर महीने का ईएमआई हमें 5,000 रुपए देने हैं कंफर्म। लेकिन जो हमारा डाउन वैल्यू है ना, वो डाउन वैल्यू हमारा बढ़ गया है। वो डाउन वैल्यू हमारा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि रीजन है ना, आप अगर ईएमआई कम देना चाहते हो, तो कम से कम आपको डाउन वैल्यू तो ज्यादा देना ही पड़ेगा। और लैपटॉप जैसे चीजों के मामले में ना, आप ज्यादा टाइम का ना लोन पीरियड नहीं रख सकते। तो अब हमने ज्यादा से ज्यादा 12 रखा है, ठीक है। इससे कम, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, और इससे कम भी हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको कम से कम डाउन पेमेंट आपको 40,000 तक करना ही पड़ेगा। 40,800 आपको देना ही पड़ेगा डाउन पेमेंट, तब जाके आपका जो 5,000 का ईएमआई बन पाएगा। तो गोल 6 से ऐसा होता है कि गोल 6 में अगर आपको किसी का अमाउंट कम करना है, किसी और को टारगेट में रख के, तो आप कर सकते हो। तो ये गोल 6 का यही काम था। अगला है हमारा डेटा टेबल। तो इस ऑप्शन को देखने के लिए हमें एक नया टेबल की जरूरत है। तो हम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब जो डेटा टेबल है, जो वर्टिव एनालिसिस में जो डेटा टेबल है, उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो हम क्या देखेंगे। मान लो मेरा मेरी दुकान है, वहां पे सेल्स होता है। वहां पे इस महीने हमारा जो टोटल एक कोई सामान है हमारा, मान लो कोई बिस्किट वगैरह है, ठीक है। बिस्किट नहीं, 50 रुपए का तो बिस्किट नहीं होता। मान लो कोई कॉपी है, ठीक है। हमारी दुकान में कॉपी रखे हुए हैं, बहुत सारे कॉपी रखे हुए हैं। तो उन कॉपीज में हमने सेल्स किया है एक महीने के अंदर 1,500। 1,500 हमने सेल्स किया है, 1,500 हमने बेचा है। और उनका प्राइस है 50 रुपए करके, एक का प्राइस हमें 50 रुपए करके। और कितना है, एक महीने का। ये हमारा एक महीने में हमने सेल्स किया 1,500, और प्राइस है हमारा एक का 50 रुपए। और टोटल हमारा क्या निकला, इतना। टोटल हमारा क्या निकला है, इतना। यहाँ पे देखो हमारा टोटल, हमने इसका एक इंटू किया इसको। पहले हमने लिया है हमारा सेल्स, फिर हमारा जो प्राइस है उसको इंटू किया है, फिर ब्रैकेट में डालकर फिर हमने इंटू किया है मंथ से, ठीक है। तो हमने इसका इंटू कर लिया है। तो हमने इसका कैलकुलेशन किया है, वो हमारा 7,000, मतलब 75,000 के आसपास आया। 75,000 हमारा आया है कि एक महीने में हमने जो इतना सेल्स किया है ना, और हर एक प्राइस के अकॉर्डिंग, उसका जो एक एक का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो हमने सेल्स किया है। मान लो अगर हम एक महीने में 25,000 सेल, 2,500 सेल करते, या फिर 3,500 सेल करते, या फिर 4,500 सेल करते, तो हमारा कितना आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो है हमारा डेटा टेबल का। अब वो हम डेटा टेबल यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ से, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख रखा है। करने के बाद इस वाले सेल को मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा इक्वल टू,
और यहाँ से इस वाले को यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको इक्वल टू लगा कर मैंने इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया करने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना है, फिर आपको डेटा टेबल पे क्लिक कर देना है। डेटा टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपके दो ऑप्शन दिखेंगे, रो इनपुट सेल या फिर कॉलम इनपुट सेल। अब यहाँ पे आपको इन वाले सेल्स पे आपको डेटा भरना है। आपको तो कॉलम में तो भरना, आपको तो डेटा रो में भरना नहीं है। रो मतलब क्या है, ये वाला है ना, तो आपको तो रो में भरना नहीं है, आपको किस में भरना है, आपको तो कॉलम में भरना है ना। तो डेटा है आपका भरना है वो आपको तो कॉलम में भरना है। तो कॉलम वाले पे करता हूँ, मुझे रो वाले पे का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं यहाँ पे कॉलम वाले को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट कर लूंगा, इस वाले को, इस प्राइस को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो हर महीने मतलब अगर आपको इतने सारे सेल्स होते हुए तो आपका इतना, आपका अमाउंट आपका जनरेट होता है, इतना पैसा आप कमा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हम देख सकते हैं कि हमारा जो हमने एक का किया, यहाँ पे एक महीने का किया, यहाँ पे अगर हम मतलब 1,500 सेल्स का किया, अगर वहां पे हमारे बहुत ज्यादा हमारे सेल्स होते तो उनमें हम क्या करते, और यहाँ पे अगर हम कोई सेल अगर अलग रखते हैं जैसे कि, तो यहाँ पे हम अलग अलग इतने इतने सेल्स में हमारा क्या होता, इतना इतना एक साथ निकल गया हमारा। यहाँ पे हमने डेटा लेवल पे किया तो इन सभी का एक साथ हमें यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया, अगला है हमारा, ये हमने तीनों देख लिया। यहाँ पे अगला है हमारा फोरकास्ट। तो फोरकास्ट शीट को देखने के लिए हमें एक अलग डेटा की जरूरत है, तो उसके लिए हम दूसरे शीट पे चलते हैं। तो हमने इसके लिए एक टेबल बना रखा है, फोरकास्ट शीट को देखने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है। तो इस टेबल में क्या है, यहाँ पे आपका ईयर है और आपका रेवेन्यू है। मान लो आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में आपका हर ईयर इतना इतना रेवेन्यू आपका जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका पहले महीने इतना था, फिर दूसरे दूसरे पहले साल इतना था, दूसरे साल आपका इतना हो गया, तीसरे साल आपका और भी बढ़ा, लेकिन चौथे साल आपका अमाउंट कम हो गया, आपका जो रेवेन्यू है वो आपका कम होने लग गया। फिर फिर अगले साल आपका दोबारा अमाउंट बढ़ा, फिर आपका दोबारा बढ़ा, फिर दोबारा आपका अमाउंट बढ़ा, ठीक है। लेकिन मान लो इतना सा दिखाने से नहीं होगा ना, इतना सा दिखाने से आपको नहीं होगा। मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में आप किसी को पार्टनरशिप के लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है। किसी को आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हो आपकी कंपनी में, जिससे क्या होगा कि दोनों में हिस्सेदारी आएगी और पैसा भी आएगा। पैसा पैसा नहीं आएगा तो कंपनी ऐसे चलेगी। तो पैसा लाने के लिए आप पार्टनरशिप ढूंढते हो, तो कोई आपके साथ पार्टनर तो तभी बनेगा ना जब आपको दिखेगा कि आपकी कंपनी में कोई फायदा है, आपकी कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही, या फिर आपकी कंपनी अगर फायदे में है तो ही आपके साथ वो कोलैब करेगी। तो ऐसा देखने के लिए आपको उन्हें एक फोरकास्ट शीट देना पड़ता है, उनको एक फोरकास्ट शीट बनाकर देना पड़ता है कि ये देखो हमारा जो ग्राफ है ये हमारा ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। हमारा रेवेन्यू इतना हो रहा है और रेवेन्यू इतना कम हो रहा है, और उस पर एक एनालाइज करा जाता है, उस डेटा के अनुसार एनालाइज किया जाता है कि इस पे अगले कई सालों पे घाटा होगा या लॉस होगा, ऐसे करके उस पर एनालाइज किया जाता है। तो उसको दिखाने के लिए मैं इस पूरे टेबल को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, करने के बाद मैं फोरकास्ट शीट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो हमारा एक ऐसे करके शो कर जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो क्रिएट वाला ऑप्शन है ना, क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसा करके शो करेगा। अभी जो स्टेबल है ना, इस टेबल को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर मैं यहाँ से लेआउट में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला रखता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिससे कि अच्छे से दिखा सकूँ। यहाँ पे आपसे एक चीज समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टेबल पे आओ, इस टेबल पे आप यहाँ पर देखो आपका जो 2026 तक आपका 70,000 का पर ईयर आपका जो रेवेन्यू हुआ है, ठीक है, 2026 तक। 2027 में आपका ये अमाउंट कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका एक एनालिसिस है कि फोरकास्ट रेवेन्यू में आपका ऐसा हो सकता है कि आपका 70,000 है, लेकिन 2027 में आपका अमाउंट कम भी हो सकता है और 2028 में आपका अमाउंट बढ़ भी सकता है, ठीक है, उसके मुकाबले और भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर लोअर कॉन्फिडेंस का है कि अगर आपका कंपनी घाटे में भी जा सकती है, ठीक है, इसने अपने आप से एक एनालाइज किया, ठीक है, इसने हमारे सारे डेटा को देखकर इसने एनालाइज किया है कि आपकी कंपनी अगर फायदे में जाती है तो आपका ये होगा कि 93,000 हर साल आपका रेवेन्यू जनरेट करेगा, और वो अगले साल 2028 में आपका वो 97,000 से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी घाटे में जाती है तो 70,000 से आपका वो 41,000 में चला जाएगा 2027 में, और 2028 में आपका वो 45,000 चला जाएगा अगर घाटे में जाता है तो। और अगर
प्रॉफिट में जाती है तो आपका अमाउंट बढ़ भी सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ में देखो आपका अमाउंट यहाँ पे जा रहा था। अगर अपर कॉन्फिडेंस जाता है, अपर कॉन्फिडेंस मतलब आपकी कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, येलो वाला। लेकिन अगर आप फोरकास्ट नॉर्मली रखता है, नॉर्मली अगर होता है तो आपका ये ऐसे रहेगा ऑरेंज में। और अगर आपका ये बहुत मतलब घाटे में जाती है तो आपका ये लोअर कॉन्फिडेंस ये ग्रे वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप अपना एक एनालाइज दिखा सकते हो अपनी कंपनी का किसी और को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला देख लिया। तो अगला वाला देखने के लिए एक नया शीट पे चलते हैं। अगला है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन में हमारा ग्रुप, अनग्रुप और सब टाइटल। ग्रुप, अनग्रुप और सब टाइटल को देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया है। अब मैं मान लो यहाँ पे हमारे कितने स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स है ना, राजस्थान, मुंबई और दिल्ली, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो दिल्ली वाला है ना, ये वाला अभी मैं हाइड कर लू या फिर इसको अभी मैं छोटा कर दूं, जिससे कि अभी हमारा दिल्ली वाला ना दिखे, फिर ये राजस्थान और मुंबई वाला सिर्फ दिखे, अभी ये दिल्ली वाला हमें ना दिखे। तो उसके लिए मैं दिल्ली वाले को बहुत सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे अभी हमारा छोटा टेबल है, अगर बड़ा टेबल होता तो मैं इन दिल्ली वालों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। कर लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको रो पे करना चाहता हूँ, कॉलम पे। यहाँ पे अभी हमारा रो है ना, तो मैं रो पे करना चाहता हूँ, तो रो पे कर दूंगा। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे हमारा ये रो पे आ गया। अब मैं इस वाले यहाँ तो साइड में देखो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो माइनस है ना, माइनस वाले को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो दिल्ली वाला हट गया। यहाँ पे दिल्ली वाले हमारे हट गए। फिर दोबारा प्लस पे क्लिक कर देंगे तो दिल्ली वाले यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर मान लो ये वाला जो है ऑप्शन है आपका, ये वाला जो अभी आया है ना ग्रुप वाला, ग्रुप वाले को अगर हटाना है तो क्या करना है आपको, इसके लिए आपको अनग्रुप पे जाना है, अनग्रुप पे क्लिक कर देना है। फिर आपको दोबारा रो पे क्लिक करके रखना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये जो ग्रुप किया था ना आपने, वो ग्रुप वाला हट जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा सब टाइटल। सब टाइटल का क्या मतलब है, सब टाइटल का मतलब है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 3 है, राजस्थान है, मुंबई है और स्टेट है। इनको अगर मैं एक तरह से डिवाइड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं मान लो मैं एक मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरे मालिक ने मेरे को बोला है कि राजस्थान वालों में से कितनी सेल्स हुए, राजस्थान वालों ने कितनी सेल्स किया वो हमें बताओ, और मुंबई वालों ने कितनी सेल्स किया वो हमें बताओ, और दिल्ली वालों ने कितनी सेल्स किया वो हमें बताओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन तीनों का हमें अलग अलग करके टोटल करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे अब शॉर्टकट है एक तरह का। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। इस पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इस पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट किया। फिर आपको सब टोटल में जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ये जो एड ईच चेंजेस है ना, इसको आपको रखना है सेल्स पे, क्योंकि आपको सेल्स देखना है ना। लेकिन आपको सेल्स के थ्रू के देखना है, आपको स्टेट के थ्रू देखना है, कि आपको स्टेट के थ्रू देखना है। स्टेट रखना है इसको, आपको पहले वाले को आपको स्टेट पे रख देना है। और ये जो नीचे वाला है ना, एड सब टोटल, इस एड सब टोटल मतलब किन किन का आपको टोटल करना है। हमें सेल्स का टोटल करना है, हमें सेल का टोटल करना है। और देखना हमें कितना है, देखना हमें किसके थ्रू है, वो है स्टेट के थ्रू देखना है। और हमें कितना देखना है, टोटल कितना देखना है, वो है हमारा सेल्स देखना है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखो आपका ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके आपको डिवाइड हो जाएगा कि राजस्थान वाला ऊपर दिख रहा है और राजस्थान वालों का टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो राजस्थान वालों का टोटल यहाँ पे दिख गया, फिर मुंबई वालों का टोटल यहाँ पे दिख गया, फिर आपको यहाँ पे दिल्ली वालों का टोटल दिख गया, और टोटल ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे दिख गया। अब मैं यहाँ पे अगर माइनस करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारा मुंबई वाला हट जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ कि हमारे बॉस को सभी का नाम नहीं देखना, हमें हमारे बॉस को सभी का नाम नहीं देखना, हमें बस उनका टोटल देखना है कि किस स्टेट से कितना सेल्स हुआ है। तो राजस्थान से इतना स्टेट सेल्स हुआ है, मुंबई से इतना सेल्स हुआ है और दिल्ली से इतना सेल्स हुआ है, और ग्रैंड टोटल सेल्स कितना हुआ है, इतना सेल्स हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने डेटा को एक तरह से सब टोटल के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो बड़े से बड़ा टेबल आपका छोटे में दिख जाए, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो डेटा का टैब है ना, ये हमारा आज खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हमारा इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना। और इस वीडियो के जो नोट्स है, इसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आपको अगर इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, बाय।